नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ बातचीत के लिए हैं विचित्र सर, संजय सर, मयंक सर, बाबा और सुमित सर। आज जो मुद्दा है उस पे गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है, बवाल होता रहता है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। वो मुद्दा है ईवीएम का। अभी हाल में महाराष्ट्र के रिजल्ट आए हैं, उसके बाद से ही ईवीएम को गाली देने वाली जो राजनीति है उस पर चर्चा हो रही है। अभी कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा की तरह देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर के एक यात्रा करेंगे। उसके अलावा कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें मांग की गई थी कि देश में अब ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव हो। आज भी तमाम नेताओं के बयान आए हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बात करेंगे क्या महाराष्ट्र में अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता तो क्या नतीजे कुछ और होते, और क्या ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कोई ऐसी विशेष दिक्कत है कि अगर विपक्ष का इतनी ही मांग है, और पहले भी डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के ही कुछ दूसरे नेता भी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते रहे। तो विचित्र सर, इस पूरे मुद्दे पर पहली टिप्पणी आपकी क्या है? जब भी इस मुद्दे पर मैं सोचता हूँ तो मुझे 1998 का एक चुनाव याद आता है। उस समय मधेपुरा से, बिहार में मधेपुरा एक यादव बहुल सीट है जिसके बारे में कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। वहाँ दो बड़े नेता चुनाव मैदान में थे एक दूसरे के सामने, लालू यादव और शरद यादव। जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो शरद यादव पिछड़ रहे थे। पिछड़ते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में रिगिंग हुई है, ज़बरदस्ती से किया गया है। उस समय तक ईवीएम नहीं था, बैलेट पेपर ही था, और वो उसके खिलाफ धरने पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद पता चला कि नहीं, मामला पलट रहा है, और आखिरकार शरद पवार करीब 40,000 वोटों से चुनाव जीत गए। जैसे ही चुनाव जीते उन्होंने शरद यादव जैसे ही उन्होंने चुनाव वो जीते, वहाँ से उठे और चुपचाप चले गए। यानी अब कोई दिक्कत नहीं थी। हमें लगता है कि ईवीएम का सवाल अगर बहुत विपक्ष और खासकर विपक्ष का सबसे बड़ा दल और उसके साथ दूसरे भी दल अगर सवाल उठा रहे हैं तो उन सवालों को हम हल्के में तो नहीं लिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को उस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, लेकिन इन दलों को भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या जब वो चुनाव कहीं हारते हैं उसी समय ये बात उठाएंगे। अगर उसी समय ये बात उठाएंगे तो फिर उनकी बातें अप्रासंगिक और हल्की हो जाती हैं। यही स्थिति आज महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद हो रहा है। अगर महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम काम नहीं कर रहा था, ईवीएम का दुरुपयोग हुआ और बीजेपी और महायुति ने उसका दुरुपयोग किया, तो यह दुरुपयोग झारखंड में क्यों नहीं हुआ? झारखंड को क्यों छोड़ दिया गया? झारखंड को क्या इसलिए छोड़ दिया गया कि जबकि झारखंड ठीक है, महाराष्ट्र की तरह वहाँ पैसा नहीं है, लेकिन वहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं। उस राज्य को बीजेपी क्या अपने पास नहीं लेना चाहेगी? तो मुझे लगता है कि ये सवाल नहीं उठना चाहिए। असल चीज़ है कि कभी कभी अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि कहाँ पर गलती हुई है। चुनाव में हार जीत के कई पहलू होते हैं। अब उन पहलुओं पर चर्चा करने से बेहतर कई बार राजनीतिक दलों को लगता है कि अपनी मीमांसा कौन करे, अपनी समीक्षा कौन करे। इससे बेहतर है कि हम दूसरे दलों जो कोई एक ऐसा इशू उठाएं जिसके नाम पर हम दूसरों को घेर सकें, और इसीलिए सरकार को घेरने के लिए ईवीएम एक, इनको लगता है कि एक साधन है। बस एक पॉइंट इसमें और भी है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तब भी धांधलियाँ होती थीं और खूब धांधलियाँ होती थीं, रिगिंग होती थी। ये क्या होता है, जो बॉक्स होता था जिसमें बूथ कैप्चरिंग होती थी। बूथ कैप्चरिंग तो थोड़ा अलग हो गया, हाँ, बूथ कैप्चरिंग उसमें होती थी। और तो ये चीज़ नहीं कर सकते कि अगर हम उस पर करें तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। असल चीज़ विश्वास का है, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का एक दूसरे में नहीं दिखता, और अपनी कमियों को ढकने का भी है। सुमित सर जी, मतलब अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो क्या महाराष्ट्र के नतीजे कुछ अलग हो जाते? नहीं, मतलब जो बात विचित्र जी ने कही ना, उससे मेरे ख्याल से कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा। खड़गे साहब भी नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने कल मांग करके की कि हम अभियान चलाएंगे और बैलेट पेपर पे होना चाहिए। इसको कौन इनकार कर सकता है कि जब बैलेट पेपर से होता तो कितनी मास लेवल पर रिगिंग होती थी। 3-3 दिन तक चुनाव वोटों की गिनती चलती रहती थी। उसको याद करिए कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता था उस दौर को। तो आज की वक्त में जब आप चांद पे जा रहे हैं, आप सूरज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो वापस वहीं जाना है क्योंकि आप चुनाव दिल्ली में मोदी को नहीं हरा पा रहे हैं। तो क्या यही एकमात्र वजह मोदी को नहीं हरा पाने की कि आपने ईवीएम आपके कंट्रोल में नहीं है?
आप कर्नाटक जीत लेते हैं तब तो आप नहीं कहते कि हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। खड़गे साहब का राज्य है कर्नाटक, उनकी अपनी सरकार है वहाँ पे, सिद्धारमैया सरकार बनी है, तब तो नहीं कहा कि हम विपक्ष में बैठेंगे, हम नहीं मानते इस रिजल्ट को। अभी झारखंड में जीते हैं तो झारखंड का नतीजा अच्छा है। मतलब मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ जो बीजेपी लोग बोलते हैं। तो ईवीएम की बहस बेमानी है। ईवीएम में अगर धांधलियाँ हैं जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो बात अभी आई थी हरियाणा चुनाव में कि कुछ ईवीएम ऐसी आई कि 99% चार्ज थी, जबकि वो दिन भर उसमें पोलिंग हुई है, फिर जब खुला उसके बाद आके तो 99% कैसे चार्ज थी, जबकि उसके अंदर 800, 900, 1000 वोट पड़ चुके थे। तो ये कैसे 99% चार्ज थी? इसका जवाब जरूर चुनाव आयोग को देना चाहिए। जितनी भी भ्रांतियां हैं, जितनी भी धारणाएं हैं, जितने भी कंफ्यूजन फैल रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां जानबूझ के फैला रही हैं या उनके पास इंफॉर्मेशन ऐसी आई है जिसके ज़रिए उनको लगता है कि इसमें धांधली हुई है, उन तमाम शिकायतों का हल करना चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग को एक भी व्यक्ति, उसकी कोशिश होनी चाहिए कि अगर 100 करोड़ वोटर है देश के अंदर तो 100 के 100 करोड़ वोटर मुतमईन हो कि ईवीएम जो है उसमें धांधली नहीं हो सकती। ये काम चुनाव आयोग का है। राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू साधने के लिए, अपनी बात कहने के लिए ऐसी बात बार बार कहेंगी कि ईवीएम में गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ है। कैसे मान लिया जाए कि ईवीएम में गड़बड़ है? और अगर ईवीएम में गड़बड़ थी तो कांग्रेस ने भी तो इतने चुनाव जीते हैं। 2004 का चुनाव, 9 का चुनाव कैसे ईवीएम पे तो हुआ था, बैलेट पेपर पे हुआ था। आपने देखा होगा कि आपने बल्कि बातचीत भी हुई थी हमारे उस पर, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो नांदेड़ लोकसभा का एक वायरल किया है, जिसमें कि नांदेड़ लोकसभा में तो कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई है कड़े मुकाबले में, लेकिन विधानसभा में वो सारी सीटें हार गए हैं। तो उस बहाने एक ईवीएम पे सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। नहीं, पर वो तो ये भी तो मैं उसको आप ऐसे भी तो देख सकते हैं कि दिल्ली के लिए जो कैंडिडेट दिया कांग्रेस पार्टी ने नांदेड़ में, उस पर ज्यादा भरोसा था नांदेड़ के आवाम को, तो उसको वोट कर दिया। जो 6 विधानसभाओं के चेहरे दिए गए वो उन पर भरोसा नहीं था तो वो चुनाव हार गए। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि 1 या 2 वोट से हारा हो, ऐसा एक भी नहीं है। मतलब नांदेड़ की जो 6 विधानसभाएं हैं, ऐसा एक भी नहीं है कि उसमें महाअघाड़ी का कोई भी व्यक्ति 100, 200, 500 वोट से हारा हो। 20,000, 12,000, 17,000, 18,000 का डिफरेंस है। तो आप कैसे कह सकते हो कि गड़बड़ी हुई? वहां जैसे एक मिथ फैलाया गया परसों नरसों एनसीपी के नेता के द्वारा कि मेरे पोलिंग बूथ पर एक भी वोट नहीं पड़ा, जबकि मैंने और मेरे परिवार के 4 आदमी हमने वोट डाला, 0 वोट कैसे हो सकता है? वो गलत खबर निकल गई, फैक्ट चेक हो गया उसका। 1012, 1014 वोट पड़े उसके बूथ पर, उसको अपने को, और दूसरों को जो पड़े हुए वो अलग है। तो ये इस तरह की बातें फैलाकर आप कुछ पा नहीं सकते। पर हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति के साथ भी उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, तो उसको सेटिस्फाई करना, पब्लिकली सेटिस्फाई करना, ये नहीं कि बुला के बंद कमरे में कर लिया। वो मैसेज सब जगह जाना चाहिए कि ये आदमी संतुष्ट हो गया है, इसकी शिकायत दूर हो गई। ये काम चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग को जो चाहे, जितनी ताकत चाहे, जितना सरकारी खर्चा उसको लगे, पैसा लगे, वो सरकार को देना चाहिए, ताकि ये कन्फ्यूजन ही ना रहे कि इससे ईवीएम जो है वो मैनिपुलेट हो सकती है। बाबा, एक तो पॉइंट हम लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया है, अगर आपको लगता है कि जो विपक्ष की एक मांग ये भी रही है कि जो वीवीपैट पर्चियां हैं उनका 100% मिलान ईवीएम वोट से हो जाए, होना चाहिए, आपको लगता है ये डिबेट मतलब ये खत्म हो जाएगा? ईवीएम ये बात जो है पूर्व जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बार बार करते हैं, कुरैशी साहब, कई बार हम लोग हमारे इंटरव्यू में भी कहा है कि सारे मिला लो ना, क्या दिक्कत है, बैठ के गिनती कर लो। 4 कंस्टिट्यूंसी को रेंडमली क्यों करते हो? सब दूध का दूध पानी हो जाएगा। क्यों नहीं किया जाता है? दिक्कत क्या है? अब बात आई कि आजकल कांग्रेस कर रही है, मैं आप थोड़ा रिसर्च करेंगे ना तो आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी एट वर्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। राज्यसभा में है ना बीजेपी की तरफ से। किताब की कीमत आपको अंदाजा नहीं है, 3,000 रुपये है, 2996। इसी में और कीजिएगा, थोड़ा आगे बढ़िएगा, गूगल कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा 12 फरवरी 2010, द बीजेपी डिस्कम्फर्ट विथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रिफ्यूज टू डाई डाउन, पार्टी प्रेसिडेंट नितिन गडकरी विल रिलीज ए बुक बाय जीवीएल नरसिम्हा राव। खत्म मेरा संजय सर, ये जो बाबा ने भी एक सवाल उठा ही दिया है, तो मुझे लगता है उसी पे आप 2 चीज है। सुमित कह रहे थे एक व्यक्ति भी कोई सवाल उठाए तो उसको
इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, लाजमी बात है। पॉलिटिकल पार्टी उठाए तो और भी ज़्यादा। हम 5 लोग बैठे हैं यहाँ, किसी को याद है कि इलेक्शन कमीशन ने जो 19 या 29 पॉइंट का काउंटर जो दिया कांग्रेस को, वो आप पब्लिक में कहीं भी खड़े होकर के पूछ लीजिए, किसी को याद नहीं। उसमें से 2-4 इनको याद होगा और 2-4 किसी को याद नहीं को याद होगा। चक्कर ये है कि जब उसका काउंटर दिया जाता है, रिबटल या क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन या जो भी उसको शब्द है, वो किसी को याद नहीं होता। हजारों बार वो हुआ है। एक चीज और है, ईवीएम इंट्रोड्यूस किसने किया इस देश में? राजीव गांधी। वो संविधान, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आए, या स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट था रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, और वहाँ ईवीएम से मतदान करवाने को लेकर के वो बात चली, और उसके बाद फिर वीपी सिंह के गवर्नमेंट मतलब बाद में आई, और वहाँ फिर वो मसला आगे बढ़ा। उसके कुछ समय के बाद ईवीएम बनाता कौन है? जिस पीएसयू के उत्थान के लिए राहुल गांधी रोज कोसते हैं मोदी सरकार को, वो पीएसयू 2 बनाते हैं, एटॉमिक एनर्जी का पीएसयू और डिफेंस मिनिस्ट्री का पीएसयू। एक ईवीएम बनाता है, दूसरा उसका सॉफ्टवेयर वो करता है। लेड आउट प्रोसीजर, इतने प्रोटोकॉल्स उसके स्ट्रांग हैं, या अदरवाइज स्टैंड अलोन मशीन है, वन टाइम प्रोग्रामेबल है, उसमें छेड़छाड़ पॉसिबल नहीं है। ये कई बार कितनी कोर्ट कह चुकी, सुप्रीम कोर्ट कह चुका। मेरा प्रश्न जो है आज के दिन में, चूंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये थोड़ा और भी अहम है। कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया दिन में, मतलब 1 बजे के करीब आ गया था। बाबा बहुत मुझे मेरे ख्याल में कांग्रेस की वो जो संविधान संरक्षण या वो जो भी वो मना रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन डे पे, वो मेरे ख्याल में शाम में था। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है जिसमें वो पेपर बैलेट और उसको दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं। खड़गे साहब ने खड़े होकर के क्या कहा? ये लाइन उन्होंने नहीं कही कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी की तैसी, आप जो बोल रहे हो आप बोलते रहो, हम तो मतलब प्रैक्टिकली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो भी बोला उसको निगेट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का रोल को ही पूरा का पूरा आप नकार दे रहे हैं। या उसके पहले जितने कोर्ट्स के वो वर्डिक्ट हैं, या उसके पहले सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी भी गई थी, कई चुनावों को लेकर के कई बार वो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव के बाद क्या कहा, इस पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो 60 साल देश पे राज किया है, वो कह सकता है क्या कांग्रेस हेडक्वार्टर से बैठ करके उनके प्रबुद्ध जो प्रवक्ता हैं और राहुल गांधी के मतलब प्रिंसिपल एडवाइजर भी हैं, वो कह सकते हैं कि हम इस वर्डिक्ट को मानते नहीं, वी रिजेक्ट दिस वर्डिक्ट। भाई आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट माओइस्ट को वो नहीं है ना, आप रिजेक्ट करते हो। रिजेक्ट करने से क्या हुआ? आप मुंह की भी खाए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन में तमाम, जबकि हुड्डा साहब वहाँ कुछ और कह रहे थे, मतलब उसके मनोरंजन भारती सबसे बड़े गवाह हैं। इनको इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम स्वीकार करते हैं वर्डिक्ट। उसके बाद का प्रेशर आया तो वो बेचारा इलेक्शन कमीशन चले गए। तो इसी चुनाव में तो कर्नाटक में बाई इलेक्शन हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, झारखंड में फेवरेबल नतीजे आए। वो भी कुमारस्वामी के बेटे हार गए, मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री, और उनके मुंबई साहब के बेटे भी हार गए। वायनाड का चुनाव हुआ। तो अब चक्कर ये है कि लोकतंत्र माने डेमोक्रेसी के प्रोसेस में जब आप चुनाव में जाते हैं, आप ये कहते इसलिए हैं कि आपको अपने अंदर कोई मीमांसा नहीं करनी है, आपको ब्लेम ढूंढना है कि किसके ऊपर हम ये ठीकरा फोड़े अपने कंस्टिट्यूएंट्स को। हाँ, सब पॉलिटिकल पार्टी जो मैंने बताया आपको, नरसिम्हा राव का जो एग्जाम्पल दे रहे थे, देखिए क्या हुआ था। वो 2004 के चुनाव में जब बीजेपी हारी थी, उसके बाद से ये शुरू हुआ था। वो हार इतनी, मतलब क्योंकि आप इलेक्शन आपने पहले करवाया था, ये 4 स्टेट के नतीजे आए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, और उसके मूड में आपको लगा कि एकदम हमारा मूड फेवरेबल है, वाजपेयी का गुड गवर्नेंस चारों तरफ चल रहा है। आपने मतलब लोकसभा भंग कर दिया। आप एक चीज नहीं समझते हैं कि आप जब भंग करेंगे, आप अचानक ये प्रोग्राम बंद कर दीजिए ना, तो 4 लोग पूछेंगे क्यों बंद कर दिया। 10 मिनट बाद बंद करेंगे, कोई नहीं पूछेगा, या आपके व्यूअर्स भी नहीं पूछेंगे कि अचानक क्या हो गया भाई। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं था। जब आप लोगों के बीच में गए तो लोग माने नहीं। वाजपेयी वीक इन नीज, मतलब वो कहानी चल गई, बाकी चीजें हो गई, तो आपने भंग कर दिया एक गुमान में। उसमें एक चीज और सर थी, उसमें एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी बीजेपी। एक बड़ा एग्रेसिव नारा इंडिया शाइनिंग, और नरसिम्हा राव उस समय हाँ वो फेल कर गया, फील गुड और इंडिया शाइनिंग, मतलब
जीवीएल नरसिम्हा महाराव जो उस समय मतलब हमारे अच्छे मित्र हैं और सिफोलॉजिस्ट सेफोलॉजिस्ट थे, सेफोलॉजिस्ट थे उस वक्त। उसके पहले उन्होंने दिल्ली चुनाव प्रेडिक्ट किया था, वो सही चुनाव प्रेडिक्ट किया था, इस तरफ वो कदम रख रहे थे। तो कब उन्होंने वो तीनों विधानसभा भी प्रेडिक्ट किया था। हाँ, तो जब आपको लगता है कि भाई हमारे मन की, हमारे दिल की बात कोई ये कह रहा है, तो उसकी बात जरा सुन लो। तो उसमें जीवीएल नरसिम्हा राव सडनली प्रोमिनेंस में आए, एक दो विदेश से भी पकड़ के लाए थे, एक दो गोरे भी आए थे, और वो कह रहे थे कि ये सब बर्बाद है, जो आर्गुमेंट आज कांग्रेस कर रही है। लेकिन उसके बाद 2009 के बाद देखेंगे कि बीजेपी इस चीज पे सुसित हो गई, दोबारा जो भी किताब का लॉन्च हो गया, समझ रहे हैं, क्योंकि जीवीएल उस समय वो हो गए थे, और मतलब मध्य प्रदेश सरकार में ओएसडी फिर अभी राज्यसभा सांसद भी हुए। तो थोड़ा मैंने लंबा कहानी कह दिया, अच्छा है। मयंक जी उस पे वो करेंगे। मयंक सर, एक सवाल जो है, ईसीआई पे इतने सवाल बार बार उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे। कांग्रेस तो रोज लगभग अपने उसमें कि मोदी जी के साथ जोड़ देती है कि इलेक्शन कमीशन मोदी जी के साथ है, और पहले भी जो आयुक्तों की नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट का फिर ऑर्डर आया था, फिर केंद्र सरकार उसको कानून ला के फिर बदलाव किया। बार बार इलेक्शन कमीशन पे ऐसे सवाल उठना, ईवीएम पे सवाल उठना, क्या ये कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है, या उनको सच में लगता है कि कुछ गड़बड़ है? 2 दिन से ईवीएम के बारे में सुन रहे हैं। काउंटिंग डे को याद कीजिए, और उसे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हम लोग क्या खबर चला देते कि ये एमबीए जो है गाड़ी में इस पे डिवीजन है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सही बात। उस समय वो मुख्यमंत्री बना रहे थे, स्पीकर पे भी समझौता हो गया होगा, और उस समय उनको से भी संपर्क साध रहे थे। हाँ, संपर्क कि कम नंबर पड़ेगा तो आपको बनाएंगे, आप उधर आइएगा, ये भी हो रहा हम था लोग कि डिप्टी अजित सीएम पवार को बनेंगे। उस समय उनकी पूरी तैयारी थी, पूरी आस्था थी कि ईवीएम जो है इस बार मेरे फेवरेबल, मेरे पक्ष में वर्डिक्ट देगा। दूसरी बात, जब से कांग्रेस ने ये आरोप लगाना शुरू किया है कि ईवीएम टेम्पर्ड होता है, आप हर इलेक्शन का देख लीजिए, हर में वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है, लोगों की आस्था। इसका मतलब है लोगों को तो ईवीएम में ही प्रेस करना होता है ना, लोगों की आस्था बढ़ी है, उनको ईवीएम पर भी भरोसा है। और हम लोगों ने, मतलब संजय जी हुए, हम हुए, बाबा हुए, सुमित जी हुए, हम लोगों ने 70, 80 या 100 चुनाव देखे हैं। एक भी इंस्टेंस अभी तक याद नहीं है जिसमें कि एवेंचुअल विनर जो हुआ है उसको पॉपुलर मैंडेट नहीं हो। पॉपुलर मैंडेट अगर नहीं होता है इंडिया में तो लोग सड़क पे आ जाते हैं। कांग्रेस ये बात, मतलब कि कौन से डिनाइल मोड में है, उन्होंने गलती की है महाराष्ट्र में, इसीलिए हारे हैं। उनका कैंपेन एकदम से फीका रहा, अलायंस बहुत बेकार रहा, अब उनको कुछ नहीं दिख रहा है तो ईवीएम पे अटैक कर रहे हैं। और ईवीएम पे अटैक के बाद फिर से 2029 में भी इनकी यही हालत हो जाएगी। अगर इसी ट्रैक पे ये रहे, सबको ब्लेम करेंगे, अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, वो पता लगाने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम कहाँ गड़बड़ी हुई हमसे, तब तक ये नहीं, मतलब तब तक इनके प्रदर्शन में सुधार नहीं आएगा। हद है एकदम से। जो मुख्यमंत्री बना रहा था, अचानक 2 दिन के बाद याद आया कि ईवीएम में ही गड़बड़ी है। हद है एकदम से। और मतलब आपकी बात को जोड़ते हुए कांग्रेस पार्टी की हालत देखिए बाबा, इनफैक्ट पूर्णेंदु, कि पूरे कैंपेन में वीर सावरकर पे चुप रहे। जिस दिन नतीजा आया उसके अगले दिन वीर सावरकर का नाम है क्या इस संविधान में? वीर सावरकर के नाम पर राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया संविधान दिवस पे, तो क्या लिखा है इसमें? आपका एजेंडा है वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को विरोध करना, आप करिए। फिर आपने शिवसेना के साथ हाथ क्यों जोड़ा है? फिर उद्धव ठाकरे के साथ मंच क्यों शेयर कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से? आप उनको मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में लग गए थे, जो भी बनाई दिया था आपने, 2.5 साल तो उसके साथ काम ही किया। मतलब ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है ना, ये भारी पड़ रहे हैं, ये जनता समझ रही है। इन कॉन्ट्राडिक्शंस को आंसर करना पड़ेगा। भाई बीजेपी अगर कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है, फॉर एग्जांपल बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया कश्मीर में, तो क्या हुआ बीजेपी का हाल देख लिया सबने। जनता को कॉन्ट्राडिक्शन समझ में नहीं आते हैं। बीजेपी का एक आदमी खड़ा करने की हिम्मत नहीं थी लोकसभा चुनाव में कि हम वैली में खड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि पीडीपी के लोग, वहाँ के लोग भगाए जाएंगे। तो आदमी को कॉन्ट्राडिक्शन, आपको क्लैरिटी के साथ राजनीति करनी पड़ेगी, साफ साफ साफ। झूठ बोलेंगे आप, एक बार तो जीत सकते हैं, दोबारा नहीं जीत सकते, आप पकड़े जाते हैं। आपने भारत यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा पसंद की गई, उसका फायदा मिला आपको, लेकिन लगातार जैसे चुनाव आप हारते जा रहे हैं, और जो गोल पे गोल खुद सेल्फ गोल कर रहे हैं, किसी को करने की जरूरत नहीं है। भाई चुनाव के नतीजे आए, आज हरियाणा के नतीजे आए, कितना महीने 2 महीने हो गए, क्या 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 एक्शन लिया आपने?
कुछ नहीं लिया अभी तक। हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, हुड्डा साहब पे या शैलजा पे या दीपेंद्र पे या सुरजेवाला पे या जो भी थे, कैप्टन अजय जो भी उनके मुखिया थे, क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई हुई, कितनी विचार मंथन की बैठकें हुई? ये इससे मिलने जाएंगे तो तुरंत खबर आ जाती है कि आज इसकी बैठक हो रही, उसकी बैठक हो रही। अरे कार्रवाई कहाँ है? फिर जब 2.5 साल आखिर में, मैं कांग्रेस पार्टी को पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, कहेंगे हम 1 साल पहले टिकट बांट देंगे और आखिरी दिन पे टिकट बढ़ता है। आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का तो अब टिकट बढ़ रहा है। क्या तैयारी कर रहे हो आप? उससे पहले रात में। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में अभी तक ब्लॉक में ना वो स्ट्रक्चर नहीं बना है, ब्लॉक कमेटी नहीं बनी है, और ये पिछले 10 साल से है। और ये दिल्ली के सबसे बगल का राज्य है। ये नहीं कि वो लक्षद्वीप है कि किसी के दिमाग में नहीं है। वो भीड़ जुटाने के लिए वही जो गुलाबी साफे वाले लोग चाहिए होते हैं दिल्ली में यदि रैली करना, तो वो स्थिति को समझना पड़ेगा। ये ब्लेम गेम तो चलिए आप थोड़ी दिनों के लिए कर सकते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, कुछ कंफ्यूजन फैला सकते हैं, लेकिन एक तो ये होना चाहिए कि आप सारे वीवीपैट गिन लो, यदि किसी को कंफ्यूजन हो इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लंबा वो चलेगा। दूसरी बात, यदि कांग्रेस को इस बहाने से काम नहीं चलने वाला है, पहले भी जो है, तो कांग्रेस को अपना कुछ कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा जैसे बीजेपी करती है, नहीं तो 24 अक्टूबर रोड पे आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। एक यही जो बाबा कह रहे हैं कि जो वीवीपैट का मिलान 100% होना चाहिए, उससे फिर ये जो भी आरोप है, अगर विपक्ष भी तो इतना मान लीजिए कि 35% एमवीए को वोट मिल रहा है या दूसरे भी विपक्ष मिला लें तो 50-50% का है। अगर एक इतने बड़ी, मतलब ठीक है सीटों के लिहाज में वो कम है, लेकिन एक जन समर्थन तो है ही है और उसका वो रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं। तो उस हिसाब से क्या अगर ये मिलान करने से अगर वो चीज़ होती है तो सरकार को ईवीएम इलेक्शन कमीशन को मान लेना चाहिए उसको। इजियर सेड देन डन होता है, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। पहले तो आप ये तब उस पे है कि आप अडिग हैं कि नहीं जी ईवीएम सही नहीं है। 100% मिलान की बात जब आप करें कि क्या दिक्कत है यार करवा लो, तो ये तो है नहीं ना कि मतलब ये कॉफी में क्यों है यार, कॉफी वहीं से बना के ले आओ, क्या है कॉफी में 1 चीनी के बजाय 2 डाल दो, क्या है, इतना आसान नहीं होता। दूसरी चीज है कि पहला वो एक्सेप्टेंस है कि हाँ यहाँ पे इश्यूज हैं, कंसर्न होना, कुछ लाजिमी कंसर्न और कुछ बनाए हुए कंसर्न। जो दोनों ईवीएम आपको दिखता है वीवीपैट में, जो लोग भी कहते हैं मतलब हम वोट डालते हैं, हमें दिखता है कि हमने किसको वोट डाला, पंजे को डाला, कमल को डाला, झाड़ू को डाला, तुतूरी को डाला, घड़ी को डाला, किसी को डाला, वो हमें दिखता है, हमें वो दिख रहा है। दूसरी चीज है कि आपका जो आई थिंक 25% का मिलान है ना, पानी एक विधानसभा में 5 बूथ, 5 पोलिंग बूथ, 5 पोलिंग बूथ और बाकी का रैंडम, मतलब रैंडम ही होता है, 5 बूथ को रैंडमली आइडेंटिफाई करके, और बाकी वीवीपैट मेरे ख्याल में 20 या 25% वीवीपैट हर कंस्टिट्यूएंसी के भी मिलाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके तहत जो ईसीआई का वो है, एक पर असेंबली 5 रैंडम पोलिंग बूथ को आप मिलान करते हैं। ये मिलान जब पूरा हाँ 5 पोलिंग बूथ के लिए, हाँ उसमें पूरे प्रोसेस में आज तक 1-2 होक्स कॉल हुआ है, किसी में गड़बड़ी नहीं निकली आज तक। होक्स कॉल हुआ कि देखिए जी एक ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, उसका क्लैरिफिकेशन आ गया। अगर उसमें गड़बड़ी मिले, उसके खर्चे हैं, उसमें समस्याएं हैं, वो टाइम है, उतना फिर बाकी चीज़ है, जब वो है और उसके साथ मतलब वो खर्चे हमारे आपके ऊपर आते हैं। एक तो ऐसे ही मतलब तुरंत चुनाव होता है, इतना बाई इलेक्शन होता है, तो वो झमेला अलग है। तो पहले अगर ये चीज़ का एक्सेप्टेंस हो जाए, फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फिर कोई जाएगा रिवीजन पिटीशन लेके, ये 2 जज का बेंच का है जी, नहीं 3 जज का बेंच चाहिए, 5 का चाहिए, 7 का चाहिए, 9 का चाहिए, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग अपने अंदर थोड़ा झांक करके देखें, जो लोग हैं, क्योंकि सिर्फ आप सोशल मीडिया से ट्विटर पे या वहाँ संविधान संरक्षण में जाकर के आप संविधान लहरा दिए और मानते हो, उसकी एक बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कल आपने धज्जी उड़ा दी, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि हम संविधान से चल रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा चीज़ होता है जो मैसेज, और मैसेज जो जनता तक पहुँचे। बार बार आपकी हार ये परिलक्षित कर रही है कि जनता तक नहीं पहुँच रही। सुमित जो कहे लोकसभा में आया, पैदल चले आया, 100 के नीचे रहा, 3 अंक का आंकड़ा कांग्रेस नहीं पहुंच पाई, लेकिन उछाल आया।
उसको मोरल विक्ट्री कह रहे हैं, जैसे गुजरात में मोरल विक्ट्री इसके पिछले चुनाव में कांग्रेस कह रही थी। तो केवल मोरल विक्ट्री से नहीं होगा, एक्चुअल विक्ट्री होगा। तो ग्राउंड पे काम कीजिए और ईवीएम को पे ठीकरा फोड़ना बंद करें। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।